हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो आपका लेसन है बहुत ही बाद में आता है। वो आई थिंक उसका नंबर क्या है हम देखेंगे। यस, 17th लेसन जो है वो देखेंगे। देखिए कि क्या बात है कि तुम्हारे आप लोगों के बुक में जो कुछ लेसन्स है वो बहुत बड़े और सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक लेसन है ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम इस टॉपिक के लिए 2 लेक्चर्स देंगे, ठीक है। तो आज हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, तो दिस विल बी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 1। ओके, अब क्या है एक्चुअली क्वेश्चन तो 50 लेने वाले हैं हम, पर क्या बात है कि इसमें कुछ जो कंसेप्ट्स हैं वो आपने पढ़ी होगी बुक में, या जब आपके लेक्चर्स होते होंगे तो आपने सीखी भी होंगी। पर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसे सोचना है और रिवीजन भी हो जाएगी आपकी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम 2 लेक्चर्स इसके लेने वाले हैं। ओके, तो एक्चुअल टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको आपका जो ये चैप्टर है ना, तो उसमें से कौन सा पार्ट आपके एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट है वो बता देती हूँ। अगर आपके पास आपका जो बुक है वो खुला हो तो अच्छी बात है। ओके, देखिए स्टार्टिंग जो होती है तो सबसे पहले वहां पे 3 वर्ड्स है। देखिए, जूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर। ओके, तो आप सबको वो मैटर किससे बनता है, तो आउटर मोस्ट कौन है, मिडल कौन है, इनर मोस्ट कौन है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, सो विच इज द आउटर मोस्ट मीनिंग्स, ड्यूरा मैटर इज द आउटर मोस्ट मीनिंग्स। ओके, एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, टफ, थिक एंड fibrous. Okay, arachnoid matter, it is a middle, thin and vascular meaning. Okay, pia matter, it is the innermost thin membrane. Okay, तो वो आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है, ये important है। नेक्स्ट आपके यहाँ पे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के पार्ट्स लिखे हैं। तो सारे के सारे पार्ट्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि फोर ब्रेन में कौन से पार्ट्स आते हैं, मिड ब्रेन में कौन से आते हैं, या हिंड ब्रेन में कौन से आते हैं। ठीक है, सबके नाम आपको बहुत ही अच्छी तरह से मालूम होने चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा देखियो कि फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे ऑप्शंस होंगे, फ्रंटल लोब मीन्स ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग कि which is out of the following, which is the not a part of forebrain. Okay, and what can be the options, frontal lobe, okay, temporal lobe, occipital lobe and hypothalamus. Okay, तो hypothalamus नहीं, सॉरी, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे क्रूरा सेरेब्री। ओके, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, क्रूरा सेरेब्री, क्योंकि वो मिड ब्रेन का पार्ट है। तो ऐसे आपको ये इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसलिए कौन सा पार्ट किस टाइप के ब्रेन का है, फोर ब्रेन का है, मिड ब्रेन का है या हिंड ब्रेन का है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ओके, देन हाँ, अब आपको यहाँ पे एक चार्ट देखा होगा, ठीक है, क्रेनियल नर्व्स का। तो वो चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन से हमारे नेम है। ओके, क्रेनियल नर्व्स कितने सारे, 10, देयर आर 12 नर्व्स। ओके, तो उनके नाम, सारे नाम। ओके, तो उनका कुछ तो शॉर्ट फॉर्म करके या कुछ ट्रिक यूज करके आप उनके नाम ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, उनके ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, उनके टाइप एंड फंक्शन, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ओके, उसके बाद जो पार्ट आता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहां पे क्योंकि पूरा का पूरा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर उन्होंने डिस्कस किया है, आया समझ में। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होता है वो कैसे फ्लो होता है न्यूरॉन में से, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ठीक है, तो सोडियम आयन एंड फॉस्फोरस आयन वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि क्या लॉजिक यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स होता है और सिग्नल का ट्रांसफर होता है, तो उसके पीछे एग्जैक्टली क्या लॉजिक है वो आपको
अच्छी तरह से आपको उसका बेसिक जो है वो आपने पढ़ा होना चाहिए, और पढ़ा होना चाहिए, सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पोलराइजेशन कहाँ पे होता है, डीपोलराइजेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। और क्या उसके स्ट्रक्चर कैसे है, इम्पल्स का ट्रेवल कैसे होता है, वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। परमियाबिलिटी जो है वो कैसे इम्पोर्टेंट है माइलिन शीट की, ठीक है, वो भी अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब देखो बहुत सारे फ्लूइड्स का भी नाम है यहाँ पे, ठीक है, तो वो फ्लूइड्स कौन से है, उनका फंक्शन क्या है, वो सब कुछ समझना जरूरी है। बाद में देखो रिफ्लेक्स एक्शन का जब डिस्कशन होता है तो आपको उसका मैकेनिज्म और उसके एलिमेंट्स अच्छी तरह से पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिसेप्टर्स, उसमें भी दो टाइप्स है, एक्सटेरोरिसेप्टर्स एंड इंटेरोरिसेप्टर्स, ठीक है। तो उनमें से कौन कौन आता है, और उनमें मैकेनो, थर्मो, केमो, स्टैटो, फोटो, ठीक है, ये सारे पता होने चाहिए। उसके बाद रिफ्लेक्स एक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आई, ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ के रखो। यस, उसके बाद हाँ, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स, हार्मोन्स के नाम, उनके फंक्शंस, ठीक है, और मेजर ग्लैंड्स सारी वो आपको पता होनी चाहिए। हार्मोन्स के तो सारों के नाम और फंक्शंस जो है ना वो आप ध्यान में रखो, ठीक है। बस हार्मोन के ऊपर बहुत ही बड़ा आपको पार्ट है, तो वो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और हार्मोन की एक्शन कैसे होती है, तो फिर हार्ट के हार्मोन, फिर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन्स, ओके, पैनक्रियाटिक हार्मोन्स, इम्यूनिटी रिलेटेड हार्मोन्स, ओके, और उनके डिसीजेस, ये आप सबको अच्छे से पता होने चाहिए, ओके। तो ये हमने पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देखा कि इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए हम हर एक चैप्टर का नहीं देखते, पर ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे नेम्स है, टर्मिनोलॉजीज है जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ओके। अब हम एक्चुअल क्वेश्चंस जो है वो देखेंगे, ओके। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज body coordination is maintained by, okay, very basic question and very important. What are the options? Circulatory system, nervous system, endocrine system, D, both B and C. So what do you think, which can be the answer? So control and coordination is not the function of circulatory system basically, okay. Circulatory system has its own important characteristics, okay, but the maintenance of body coordination is specifically a function of nervous system and endocrine system, okay. So nervous system consists of your CNS, central nervous system, okay, PNS, okay, and endocrine system is consists of all that components or all that molecules which are involved in signaling system, okay. All these are chemical messengers, and component means that chemical messenger is nothing but your hormone, okay. So हार्मोन सिग्नल देते हैं, ठीक है, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके। तो ये काम किसका है, ये काम है हार्मोन का, ओके। एंड देयर आर वेरियस हार्मोन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी, ओके। यू कैन जस्ट check the list of hormones present in your body and their functions, okay. तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं बॉडी में प्रेजेंट, और वो हार्मोन जो होते हैं वो केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं, और ये मैसेज जो होता है ये जब रिसीव किया जाता है बॉडी में, तो आपके जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव हो जाते हैं, और आपका देयर कम्स योर कोऑर्डिनेशन सिस्टम, ओके, दैट मीन्स योर नर्वस सिस्टम, ओके। सो in the collaboration of both these systems, your body coordination works or takes place, okay. So the answer is D, both B and C.
nervous and endocrine system. Okay, तो बहुत ही अच्छे से समझना होगा आपको कि नर्वस सिस्टम क्या है और एंडोक्राइन सिस्टम क्या है. ओके, एंड यस देयर आर वेरियस ग्लैंड्स present. Okay, these means these systems do possess some functional units. Okay, for example, axon is the functional, neuron is the functional unit of nervous system. Okay, hormones are the functional unit of endocrine system. Okay, in endocrine system various glands are present. Okay, various glands are there, but major and largest glands are thyroid gland and adrenal gland. Okay, just remember these two glands. Okay, and function wise these two glands are very much important. Okay, so next question देखेंगे. Okay, which of the following is structural and functional unit of nervous system? Okay, just we had discussed this. Axon, neuron, osteocyte and neuroglia. Okay, axon, neuron, osteocyte and neuroglia. Okay, so you know the answer. Structural and functional unit of nervous system is nothing but neuron. Okay, but just as we have some pattern of solving these MCQs, we'll discuss other options also. Okay, what is axon? Axon is the actual working part of neuron. Okay, which receives the signal. Okay, and we'll see the other options too. Okay, next is osteocyte. Next is osteocyte. And this osteocyte is a cell that lies within the substance of fully formed bone. Okay, these osteocytes are present in your bone. Okay, osteo means bone. Okay, so आपने अगर जूलॉजी में भी ये पढ़ा होगा ऑस्टियो, वो नाम मुझे याद नहीं है पूरा, पर वो जो एनिमल का फाइला है ना उनमें फुल्ली फंक्शनड एंड कैरेक्टरिस्टिक बोन्स प्रेजेंट होती है, इसलिए उस फाइला का नाम जो होता है वो ऑस्टियो से शुरू होता है, फाइला नहीं सब फाइला का नाम. ओके, तो ऑस्टियो मीन्स बोन एंड साइट मीन्स सेल्स. ओके, सो cells which are present in your fully formed bone, these are called as osteocyte. Okay, and what does that contain? That contain calcified matrix of bone. Okay, calcified matrix of bone. Okay, and these are derived from osteoblasts. Okay, चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन. न्यूरॉन और एक्सॉन के बारे में तो हमने पढ़ा. हम नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट इज न्यूरोलेजिया, न्यूरोग्लिया. ओके, neuroglial cells, you can simply say. Okay, the glia. Okay, glia, which is also called as glial cells or neuroglia, or non-neuronal cells. Okay, आप सबको न्यूरॉन पता है, ठीक है, पर ये जो न्यूरोग्लिया होते हैं वो नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. दिस इज नॉट नेसेसरी दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है मीन्स नर्वस सिस्टम का फंक्शनल जो पार्ट है या फंक्शनल यूनिट जो है वो न्यूरॉन है, पर इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि सभी के सभी न्यूरॉन्स होते हैं. देयर आर नॉन न्यूरोनल सेल्स टू एंड दीज आर न्यूरोग्लिया. ठीक है, अब ये जो पार्ट है ना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, एंड दैट डू नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस. Production of electrical impulses is the characteristic function of neuronal cells. Okay, always remember this part. Okay, and what is the function of these neuroglial cells? Okay, they maintain homeostasis, they form myelin and provide support and protection for neurons. Okay, this is the function of this neuroglial cells. Okay, कैसे होता है देखिए कि हीरो होता है, ठीक है, वो हीरो क्या करता है, वो हीरो सारे फ्रंट स्टेज पे आता है. ओके, आपने अगर कभी कौन सा एक्ट या प्ले देखा होगा तो एक्टर्स होते हैं वो हमारे सामने दिखते हैं हमें, पर उनका काम बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए उनके बैक स्टेज आर्टिस्ट होते हैं. ओके, सो इफ योर न्यूरॉन इज
hero. Okay, your neuron is front stage hero, then these neuroglial cells or neuroglia are backstage artists. Okay, always remember this thing. आया समझ में? We'll see the next part. Next question. Yes, which of the following part of a neuron is covered by fatty sheath? Okay, अब न्यूरॉन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, आप सबको पता है. ठीक है, कौन से होते हैं कि एक्सॉन होता है, फिर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन वाला पार्ट होता है, पोलराइजेशन वाले पार्ट्स होते हैं. ठीक है, तो ऐसे आपको वो पता है कि ऐसा पूरा ऐसा वर्टिकल या सिलेंड्रिकल टाइप उसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, तो ऑप्शंस आर एक्सॉन, साइटोन, डेंड्राइट एंड नोड ऑफ ब्रेनिवियर. ओके, सो which can be the correct option? Option is A, axon. Okay, option A, axon. Okay, अब देखो क्या होता है पार्ट, मतलब ऐसा क्यों होता है, फैटी शीथ क्या होता है? फैटी शीथ इज नथिंग बट दिस योर माइलिन शीथ. ओके, फैटी शीथ इज नथिंग बट योर माइलिन शीथ. अब देखो क्या है, मतलब सिनेरियो क्या है वो देखेंगे कि आप सबको ये पता है कि क्या काम होता है न्यूरॉन्स का, कि कंडक्टिंग इम्पल्स. ओके, देखो अब क्या सीन क्या होता है कि वहां पे पोल्स तैयार होते हैं. ठीक है, जैसे हमारे नॉर्मल सेल में जैसा होता है ना, इलेक्ट्रिकल सेल में आपके, या आप उसे वोल्टा सेल कह सकते हैं. ठीक है, तो आपके सेल में जो सीन होता है ना, एग्जैक्टली यही सीन यहाँ पे होता है कि कटायंस का एक पोटेंशियल बनता है, एनायंस का पोटेंशियल बनता है. ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जब आपका जो न्यूरॉन है वो पोलराइज्ड स्टेट में है, मतलब क्या, दो दो पोल्स फॉर्म हो गए हैं. ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से. ठीक है, तो क्या होगा कि एक्सॉन का जो कुछ इंटीरियर है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. और क्यों ऐसा क्यों होगा? बिकॉज ऑफ लो कटायंस, क्योंकि कटायंस का जो पोटेंशियल है वो दूसरी साइड पे, आउटर साइड पे ज्यादा है, अंदर वो कम है. इसलिए अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटमॉस्फेयर होगा और बाहर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर होगा बिकॉज ऑफ हाई कटायंस. ओके, cations means electropositivity, anions means electronegativity. Okay, तो मेजर cations कौन से है? पोटेशियम आयंस एंड सोडियम आयंस. ओके, देखो अब क्या होगा उसके बाद कि on the application of stimulus, the membrane present outside the axon becomes freely permeable to cause the rapid influx of the sodium ions. Okay, तो उसके बाद क्या होगा कि इनर साइड जो होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. ओके, क्या होगा, पहले जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव थी, ठीक है, वो अब क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी. एंड द चेंज ऑफ पोलैरिटी, ये क्या होगा, फिर चेंज हो जाएगा पोलैरिटी में, कि बाहर अंदर जो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटमॉस्फेयर था वो अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाएगा. और फिर हमने नहीं किया, मतलब ये सेल ने किया कि सोडियम आयंस का जब रिफ्लक्स शुरू हो जाता है तो सडन ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, किसमें, पोलैरिटी में. जो पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव था वो अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव बन जाएगा. और उससे क्या होता है कि यू कैन से sudden change in potential difference. You all are physics students, okay, so you know what is the meaning of potential difference, polarity, electronegativity, electropositivity, ये सब आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है. तो आप मुझे कह सकते हैं, अब हम लाइव तो नहीं है पर फिर भी, कि ये सब कुछ हो रहा है तो ये क्या बन गया पूरा, ये एक स्मॉल सर्किट बन गया, बायोलॉजिकल सर्किट. ओके, क्या बन गया, ये स्मॉल बायोलॉजिकल सर्किट बन गया. अब कैसे होते हैं कि सर्किट में एक और पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, डैमेज जो होता है ना वो प्रिवेंट करने के लिए या सडन इलेक्ट्रिकल शॉक अवॉइड करने के लिए. ओके, प्रोवाइड बोल रही थी मैं, अवॉइड करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है इंसुलेटर्स. ओके, तो दीज शीट्स, फैटी शीट्स या माइलिन शीट्स, ये जो होती है ना वो इंसुलेटर का काम करती है. ठीक है, क्योंकि ये ऐसा सडन चेंज हो जाता है, क्योंकि
न्यूरॉन जो होता है वो जब इनएक्टिव होता है ना, तो उसका वो पोलर स्टेट में होता है, पर ये डीपोलराइजेशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस में जो चेंज होता है, इससे क्या होता है कि शॉक लग सकता है न्यूरॉन का, और वो जो सेल है वो डैमेज हो सकती है या उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए क्या होता है कि जो ये एक्सॉन होते हैं ना, जो सिग्नल्स रिसीव करते हैं, तो वो हमेशा इस शीट से कवर्ड होते हैं। आया समझ में? और ये बाकी के तो आपको पता ही है, अगर आपने अच्छे से पता न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो ये सारे नाम आपको पता होंगे। एक्सॉन तो मैंने बता दिया। साइटोन क्या होता है? साइटोन ये सेंट्रल पार्ट होता है, ओके, सेंट्रल और सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। साइटो हमने देखा है, साइटो मतलब क्या कि सेल्स, ओके। तो ये साइटोन जो होता है ये सेंट्रल पार्ट होता है, ठीक है। और जो न्यूरॉन का न्यूक्लियस होता है वो इस साइटोन में प्रेजेंट होता है। आया समझ में? डेंड्राइट्स आपको पता है, वो जो ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूरॉन में, वो डेंड्राइट्स होते हैं, ओके। और एक्चुअली वो जो होते हैं ना, वो सिग्नल्स, मतलब सिग्नल्स जो होते हैं, सिग्नल जो हमें रिसीव करने हैं, तो वो वहां से एक्चुअली ऐसे रिसीव किए जाते हैं, वो रूट होता है सिग्नल्स के लिए। देन नेक्स्ट इज नोड ऑफ रेनिवियर, ओके, नोड ऑफ रेनिवियर, ओके। ये क्या होता है? ये एक्चुअली गैप होती है एक माइलिन शीट ऑफ अ नर्व, ओके, एंड बिटवीन एडजेसेंट श्वान सेल्स। अब ये श्वान सेल्स क्या है वो आएंगे, वो हम देखेंगे श्वान सेल्स एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है। पर ये अभी के लिए इतना याद रखिए कि अ गैप इन द माइलिन शीट ऑफ अ नर्व बिटवीन एडजेसेंट श्वान सेल्स, ओके। ओके, इतना आया समझ में आप सब लोगों को? ओके, we'll see the next question. Which white matter is composed of? Okay, so मैं आपको बता रही थी कौन सा मैटर किससे कंपोज हुआ है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। So white matter is composed of, what can be the answer? Answer is C, nerve fibers. हमेशा और सिर्फ नर्व फाइबर्स नहीं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ओके। तो आपको कौन सा मैटर किससे कंपोज हुआ है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए, ओके, क्योंकि ये सीईटी में अक्सर आता है। ग्रे मैटर जो है वो किससे कंपोज होता है? वो न्यूरोनल सेल बॉडीज से कंपोज होता है, जिसमें न्यूरोपिल्स एंड डेंड्राइट्स भी होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। Myelin of the nerve fibers of the central nervous system is produced and maintained by astrocytes, microglia, Schwann cells, and oligodendrocytes. Okay, what can be the answer? Then we'll discuss the answer. Answer is C, Schwann cells. Okay, अब हम देखेंगे ये Schwann cells exactly होता क्या है. Okay, देखो देखो क्या होता है कि श्वान सेल इज अ टाइप, ओके। किसका टाइप होता है? ग्लायल सेल्स का, दैट कीप पेरिफेरल नर्व फाइबर्स alive, okay, and both types are included in peripheral nerve fibers, myelinated and unmyelinated, okay। अब देखो क्या केस होते हैं कि इन माइलिनेटेड एक्सॉन्स, हमने अभी अभी देखा कि एक्सॉन्स का क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली, तो एक्सॉन कैन बी शीटेड एंड नॉन शीटेड, ओके, मतलब माइलिनेटेड एंड डीमाइलिनेटेड या अनमाइलिनेटेड, ओके। तो देखो क्या होता है कि हम ये थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे क्योंकि आपको ये आएगा, ठीक है। देखो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि सपोर्ट न्यूरॉन्स को ये तो सपोर्ट करते हैं, पहली बात, एंड in the PNS they also include satellite cells, olfactory and sheathing cells, sensory glia and glia that reside at sensory nerve endings such as pennation corpuscles, okay। अब देखो
there are two types of Schwann cells, myelinating and non myelinating या demyelinating या unmyelinating, कुछ भी चलेगा. Okay, अब myelinated Schwann cells wrap around axons of motor and sensory neurons to form myelin sheath. मतलब ये myelin sheath फॉर्म करने का काम कौन करता है? Schwann cell करता है. ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान में रखेंगे. आया समझ में? तो मेन फंक्शन क्या है इनका श्वान सेल्स का? टू प्रोड्यूस माइलिन शीथ. ओके, बट देयर आर मेनी अदर एस्पेक्ट्स आल्सो. देखो क्या होते हैं? कंडक्शन ऑफ नर्वस इम्पल्सेस अलोंग एक्सॉन्स, नर्व डेवलपमेंट एंड रीजनरेशन, ट्रॉफिक सपोर्ट फॉर न्यूरॉन्स, प्रोडक्शन ऑफ द नर्व एक्स्ट्रासेल्युलर मैट्रिक्स, okay, modulation of neuromuscular synaptic activity and presentation of antigens to T lymphocytes. These are the other functions of Schwann cells. Okay, तो ये आप हमेशा ये दिमाग में रखें कि इनके अदर फंक्शंस कौन से हैं. आया समझ में? सो Schwann cells का ये एग्जैक्टली फंक्शन होता है. अब देखो एस्ट्रोसाइट्स देखेंगे हम कि एग्जैक्टली वो होते क्या है. ओके, एस्ट्रोसाइट्स देखो क्या होते हैं. वो एक सेल है तो उसे कहेंगे आप एस्ट्रोसाइट. ओके, और if there are many astrocytes coming together, you can say collectively to them, what can you say? Astroglia. Okay, what will you say? Astroglia. Okay, they are characteristic star shaped glial cells in the brain and spinal cord. Star shape होता है उनका और वो ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं. दे परफॉर्म मेनी फंक्शंस इंक्लूडिंग बायोकेमिकल सपोर्ट ऑफ एंडोलिथियल सेल्स दैट फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर. ओके, कैसे होता है कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम वर्किंग होती है और जो हार्मोन्स होते हैं वो कहाँ रिलीज होते हैं? वो ब्लड में रिलीज होते हैं, विच आर दी केमिकल मैसेंजर्स. पर कुछ तो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना हमारे ब्रेन में एंड ब्लड में. तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो है ना, this is the function of this astrocytes. Okay, and collectively called as astroglia. आया समझ में? अब ये हम बहुत डिटेल में नहीं देखेंगे, पर ये थोड़ा थोड़ा तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. ओके, तो ये स्टार शेप्ड पूरा ऐसा, अगर आप इसका फोटोज वगैरह अवेलेबल है नेट पे, अगर आप वो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. ये पूरा का पूरा क्या होता है? स्टार शेप्ड इसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, next is microglia. Okay, what are these microglia? These are a type of neuroglia. Okay, glial cells, and these are located throughout the throughout the brain and spinal cord. Okay, and देखो अब इसका मेन क्या होता है कि इम्यून डिफेंस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इसका फंक्शन होता है. क्या होता है? इम्यून डिफेंस इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेल है भाई, अटैक हो सकता है पैथोजेंस का, तो वहां पे कोई प्रोटेक्शन के लिए चाहिए ना, तो वो काम ये माइक्रोग्लिया करते हैं. आया समझ में? और ये बहुत जगह पे ऐसे प्रेजेंट होते हैं. एंड दीज आर की सेल्स इन ओवरऑल ब्रेन मेंटेनेंस. ओके, एंड देखो कुछ जो वायरस होते हैं ना, या आपने ये सुना होगा प्रायोन्स. ओके, तो ये जो होते हैं ना, उनका काम ही ये होता है कि न्यूरो जनरेटिव डिसीज कॉज करते हैं. तो वहां पे प्रोटेक्शन के लिए ये माइक्रोग्लिया प्रेजेंट होते हैं. और these microglia do constantly they are present in surveillance. Okay, for which they constantly scavenging the CNS for plaques, damaged or unnecessary neurons and synapses, and infectious agents too. Okay, तो वहां के सोल्जर्स ये माइक्रोग्लिया होते हैं. Then we have fourth option, that is oligodendrocytes. Okay, so what are these oligodendrocytes? Okay, these are a type of large glial cells found in central nervous system. Okay, अब देखो इनका फंक्शन क्या होता है. they do produce the myelin sheath insulating neuronal axons. Okay, and these are analogous to Schwann cells in the peripheral nervous system. Okay, अब देखो
यहाँ पे हमें क्या पूछा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूछा है। अगर ये क्वेश्चन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए होता तो ऑप्शन होता ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। मतलब कितना डिटेल में आपको स्टडी करना है वो देखिए आप। ओके, अगर ये क्वेश्चन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए है तो आप ऑप्शन आप ये देंगे, आंसर देंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the resting state of the neural membrane, diffusion due to concentration gradients, if allowed, would drive. Okay, हमने ये अभी अभी थोड़ा सा डिस्कस किया है। देखो, K plus into the cell, Na plus into the cell, Na plus out of the cell, and K plus and Na plus out of the cell. So what can be the answer? Answer is sodium cation or sodium ion into the cell. Resting state मतलब कौन सी स्टेट है, पोलराइजेशन की स्टेट है। ओके, और क्या हुआ है, डिफ्यूजन ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स इफ अलाउड वुड ड्राइव। अगर डिफ्यूजन आया मतलब कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो डिस्टर्ब हुआ तो क्या होगा, तो सबसे पहला जो एक्शन होता है वो Na प्लस का इनफ्लक्स होता है। क्या होता है, Na प्लस का इनफ्लक्स होता है। आप ये हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर आपको ये प्रोसेस जो है वो डिटेल में समझनी है तो आप मुझे बताइए, वो हम लेंगे। ओके, तो Na प्लस जो आयंस होते हैं वो ड्राइव होते हैं इनटू द सेल्स। ओके, और सबसे पहले उसके लिए क्या होना चाहिए, सिग्नल आना चाहिए। और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जो एस्टैब्लिश्ड हुआ है और बिकॉज ऑफ दैट पोलैरिटी बन गई है न्यूरॉन की, तो वो डिस्टर्ब होनी चाहिए और तो आपका जो न्यूरॉन है वो अनपोलराइज स्टेट में जाना चाहिए और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट शिफ्ट होना चाहिए। ओके, और उससे क्या होगा, Na प्लस सेल में ट्रेवल होगा। ओके, नेक्स्ट। In the medullated nerve fiber, the conduction of impulse is faster due to the presence of pericytes, Nissls granules, endoneurium and epineurium, myelin sheath and node of Renivier. Okay, अब हम एक एक ऑप्शन देखेंगे, आंसर भी देख लेते हैं इसका। इसका आंसर है माइलिन शीथ एंड नोड ऑफ रेनिवेयर। हमने देखा माइलिन शीथ क्या होता है, एक फैटी सेल्स का या फैटी एसिड्स का एक लेयर होता है जो इंसुलेटर का काम करता है। और उसके लिए क्या होता है, इंसुलेटर का काम करता है मतलब क्या होता है उसमें कि लो कैपेसिटेंस एंड हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ये इंसुलेटर का काम होता है। लो कैपेसिटेंस एंड हाई इलेक्ट्रिकल resistance, and because of which the transfer मतलब conduction of electrical current increases. In this case electrical signal transfer increases. Okay, तो conduction of impulse is faster because of this insulator myelin sheath. अब हम फिर भी हम जो हमारे जो बाकी के रॉन्ग ऑप्शंस है ना वो भी देखेंगे, क्योंकि इसी बहाने से आपके कान के ऊपर से ये जाता है पूरा, और ये आप समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, पेरिसाइट्स, what does that mean? Pericytes are the cells that wrap around the endothelial cells that line the capillaries and venules throughout the body. Okay, ये पेरिसाइट्स जो होते हैं ना, ये से प्रेजेंट होते हैं और रैप करके रखते, कवर करते हैं किसको, एंडोथेलियल सेल्स को ये कवर करते हैं। ओके, और उनका फंक्शन क्या है, एंडोथेलियल सेल्स क्या होते हैं, दीज आर द कैपिलरीज और वेन्यूल्स। ओके, सिक्रेट करना है ना कुछ, तो केमिकल मैसेंजर अगर सिक्रेट करना है तो किससे सिक्रेट होगा, वो इन एंडोथेलियल सेल्स से सिक्रेट होगा। ओके, और वो सिक्रेट करने का काम जब ये सेल्स करती है तो ये पेरिसाइट्स उनके ऊपर प्रेजेंट होती है और उनको कवर करती है। ओके, और ये क्यों करती है वो सेल्स, क्योंकि because of that they communicate very efficiently. Okay, तो मतलब कैसे, आप अगर आपके फोन में आवाज अच्छे से नहीं आ रही है जब आप कॉल पे बात करते हो तो आप क्या करते हो, हेडफोन्स लगाते हो, तो ये हेडफोन्स पेरिसाइट्स होते हैं। आया समझ में? इसी तरह से ये काम चलता है, इफिशिएंट वर्क होता है। सेल हमारी जो हमारी पूरी बॉडी होती है ना, और एक एक सेल होती है ना हमारे बॉडी की, उसका काम क्या होता है कि इफिशिएंटली वर्क करे। आया समझ में? इफिशिएंटली मतलब फालतू का टाइम पास तो सेल कभी करती ही नहीं है।
ओके। और एक भी पार्ट जो है ना वैसे अननेसेसरी नहीं है, कुछ ना कुछ तो फंक्शन है। ओके ओके। नेक्स्ट इज Nissls granules, which is also called as a Nissl body. Okay, or Nissl substance and Nissl material. Okay, it is a large granular body found in neurons. Granular body होती है, ठीक है। And these granules are made up of rough endoplasmic reticulum. आपने सेल और सेल का फंक्शन देखा होगा, तो उसमें there are two types of endoplasmic reticulum, soft and rough. Okay, so these are made up of RER, that is rough endoplasmic reticulum. Okay, and these are the sites of protein synthesis. क्या है न्यूरॉन जो है ना वो पूरी की पूरी एक सेल है ना। Yes, this is specialized and characteristic cell, but this is a cell. Okay, तो नॉर्मल सेल में जैसे सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं वैसे इसमें ही होते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट न्यूरॉन में कौन सी होती है, तो ये निजल्स ग्रैन्यूल होती है। ओके, एंड देयर आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब रफ क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और उनके ऊपर राइबोसोम सिचुएटेड होते हैं। आया समझ में। और बाकी एंडोन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम ये शायद से आपको अच्छे से पता होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो क्यों छोड़े ना। तो एंडो एंडोन्यूरियम, ओके। सो एंडोन्यूरियम एंड एपिन्यूरियम, देखो क्या बात है कि उनको हेनलेस शीथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेनलेस शीथ। ओके, it is a layer of delicate connective tissue around the myelin sheath of each myelinated nerve fiber in the peripheral nervous system, and its component cells are called as endoneurial cells. Okay, then we'll see। अब ये बहुत एक्चुअली क्या है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आपको प्रैक्टिस चाहिए। ओके, तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये वर्ड्स ध्यान में रहेंगे। अब एपिन्यूरियम क्या है, ये आउटर मोस्ट लेयर है किसका, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग अ पेरिफेरल नर्व। आया समझ में। ओके, and it usually surrounds multiple nerve fascicles as well as blood vessels which supply the nerve। आया समझ में, ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। एंड माइलिन शीथ एंड नोड ऑफ रेनिवर तो हमने पहले देखा ही है। नेक्स्ट, the electrical potential difference between outside and inside of a nerve axon before excitation is known as। okay, फिर से पढ़ेंगे। the electrical potential difference between outside and inside of a nerve axon before excitation, before excitation means before getting impulse। okay, it is called as resting potential, action potential, reaction potential, and activation potential. What can be the answer? Answer is resting potential. Okay, इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा है। ओके, कि कैसे इम्पल्स आता है वो और पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, chemicals which are released at the synaptic junction are called lymph, hormones, neurotransmitters and cerebrospinal fluid। इजी क्वेश्चन। न्यूरोट्रांसमीटर, अब ये सिनेप्स क्या होता है और सिनेप्टिक जंक्शन क्या होता है, ये आपको बुक में पढ़ के बहुत ही अच्छी तरह से समझेगा, क्योंकि आपके बुक में सिनेप्टिक जंक्शंस एंड सिनेप्सिस जो होता है उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेट किया है। ओके, और आपके सीईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सिनेप्टिक जंक्शन एक्चुअली क्या होता है। ओके, देखो क्या होता है कि आप उसे न्यूरोनल जंक्शन कह सकते हैं। इट इज द साइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक नर्व इम्पल्सेस बिटवीन टू नर्व सेल्स। ओके, कैसा होता है कि टू नर्व सेल्स आर जॉइंड बाय सम or other force। okay, and this is the space present between these two, and this space is called as synapse।
ओके, व्हाट डज इट कॉल्ड एज सिनेप्स। ओके, अब क्या होता है कि एक तो दो सेल्स हो सकते हैं, नहीं तो क्या होता हो सकता है a neuron and a gland or muscle cell, and this is called as effector. Okay, दो केसेस हो सकते हैं, एक तो दो न्यूरॉन्स कनेक्टेड हो सकते हैं, या एक न्यूरॉन या एक न्यूरॉन एंड अदर कैन बी gland or muscle cell, and this gland or muscle cell is called as effector in this case when neuron is connected to that cell. Okay, so synaptic connection between a neuron and muscle cell is called as neuromuscular junction. Okay, neuromuscular junction. Okay, and there are chemicals which which give the signal to both the cells, and these chemicals are nothing but neurotransmitters. Okay, these are transmitters. We'll discuss about these chemicals later on in upcoming slides. Okay, तो ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स से रिलेटेड होते हैं, आया समझ में? तो आप उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ सकते हो, आपके बुक में ये सारा दिया हुआ है। ओके, चलो, तो मुझे लगता है कि आपको ये पता है क्योंकि आपके बुक का पूरा फोकस उसमें ही है, तो ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। फिर भी मैं देखती हूँ कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं क्या। एक्चुअली नहीं, ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है, मतलब एक पॉइंट इम्पोर्टेंट और दूसरा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आया समझ में? तो ये आपको पूरा ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट देखेंगे। The neurotransmitter produced at the synapse and neuromuscular junction is, okay, और synapse and neuromuscular junction क्या होता है, ये मैंने अभी अभी बता दिया कि न्यूरॉन और मस्कुलर सेल में जब सिनेप्स फॉर्म होती है तो उस जंक्शन को आप क्या कहेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ओके, in which neurotransmitter produced there, GTP, ATP, phosphokinase and acetylcholine. Okay, all these are neurotransmitters. And what is the correct answer here? D, acetylcholine. Okay, ये GTP, ATP, these are the energy currencies. Okay, phosphokinase is the enzyme, activating enzyme, and acetylcholine is the neurotransmitter, or yes, neurotransmitter produced at the synapse and neuromuscular junction. Okay, which of the following does not act as a neurotransmitter? Tyrosine, epinephrine, acetylcholine and glutamic acid. So simple, tyrosine, which is the amino acid. Okay, but glutamic acid is also an amino acid, but glutamic acid can act as a neurotransmitter. Okay, so which amino acid, question can be which amino acid does not act as a neurotransmitter? Then answer is tyrosine. Okay, do remember this. Next, adrenaline is equivalent to which neurotransmitter? This equivalence is purely depend on the mode of action, okay, and effect of its production. So answer is C, epinephrine. Okay, so your homework is you have to search all these neurotransmitters, their mode of action, their mechanism of action and their significance. Okay, आप सबको ये जो सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, क्योंकि आपके बुक में ऐसे डायरेक्टली तो नहीं दिया, पर क्वेश्चन आ सकते हैं इसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट, which one is not a neurotransmitter? Just consider the frequency of questions. Okay, neurotransmitter के ऊपर कितने questions हैं, ठीक है? Thyroxine, GABA, acetylcholine and norepinephrine. Okay, so answer is A, thyroxine is not a neurotransmitter. Others are important neurotransmitters. तो फिर से बताती हूँ कि आपको ये सर्च करना है। ओके, membrane covering the brain and spinal cord is called
meninx, gray matter, inner matter, middle meninx. So answer is meninx. Okay, meninx. So and yes, parts of this meninx are dura matter, arachnoid matter, and pia matter. Okay. So ये जो होता है ना पूरा का पूरा आपका सिस्टम, तो ऐसा ये एयर में नहीं होता है. दिस इज ऑल कवर्ड. ओके, एंड दिस मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड एज मेनिंग्स. है समझ में? आप ये 3D इमेजिन करिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे इमेजिन करिए, तो आपको वो समझ में आएगा कि कैसे वो प्रेजेंट होता है कहाँ पे. आया समझ में? चलो, एरेक्नॉइड मैटर इज न्यूरोलेमिनल, आउटर मेनिंग्स, इनर मेनिंग्स एंड मिडिल मेनिंग्स. मैंने बता दिया था आपको कि आपको ये अच्छे से समझना है कि विच मैटर इज द विच पार्ट, मींस पोजीशन वाइज. ओके, सो व्हाट इज द आंसर? इट इज द डी, मिडिल मेनिंग्स. ओके, सो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कौन कौन सा मैटर कौन से पार्ट में आता है. सो ड्यूरा मैटर जो होता है वो आउटर मोस्ट मेनिंग्स होता है, एरेक्नॉइड मिडल होता है, एंड पाया मैटर जो होता है वो इनर मोस्ट होता है. ओके, so arachnoid matter is a middle, thin and vascular, found of reticular connective tissue. It is nutritive or protective, having spider web appearance. इसका जो appearance होता है वो spider web का होता है समझ में? एक्चुअली नर्वस सिस्टम में बहुत सारे सेल्स जो ऐसे होते हैं ना, उनका appearance spider web का होता है. ओके, आप ये भी एक आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है कि कौन से सेल्स है जिनका appearance spider web का होता है. ये आपको, या स्टार लाइक अपीयरेंस होता है, ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं. ओके, cerebrospinal fluid, that is CSF, is present between pia matter and arachnoid matter, between dura matter and cranium, between arachnoid and dura matter, beneath the pia matter. Okay, what is the correct answer? Correct answer is between pia matter and arachnoid matter. ओके, तो इन दोनों में ये CSF प्रेजेंट होता है, दैट इज cerebrospinal fluid. व्हाट इज दैट CSF? It is a lymph-like watery fluid. Okay, what is lymph-like watery fluid? अब देखो ये कौन सिक्रेट करता है? ये choroid plexus एंड एपेंडाइमल सेल्स जो होती है वो सिक्रेट करती है. ओके, तो ये जो CSF होता है ये कैसे होता है? देखो, ये एल्केलाइन होता है इसका नेचर, एंड 120 ml इतना इसका क्वांटिटी होता है इन एडल्ट्स. ओके, अब देखो ये CSF का मेन फंक्शन क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है मीनिंग्स में. ओके, ये डिसीजेस होता है, तो वो उससे प्रोटेक्ट करने का काम ये CSF करता है. ओके, अब देखो पूरा आपके बुक में एक बहुत ही अच्छा पैरा है उसके बारे में, वो हम पढ़ते हैं. ओके, infection of meninges is meningitis, very dangerous disease. Okay, और ये होता है, अब ये पहले कॉमन नहीं था पर ये कॉमन हो गया है. ओके, meninges form protective covering around the brain and spinal cord. CSF acts as a shock absorber. CSF acts as a shock absorber. मैंने आपको बोला कि शॉक कैसे लग सकता है. ओके, तो वो मैंने बोला है. It is acts as a shock absorber, and it protects the brain from mechanical injuries. CSF also maintains constant pressure inside cranium and regulates the temperature. It helps in exchange of nutrients and wastes between blood and brain tissues. It helps in the supply of oxygen to brain, and CSF protects the brain from desiccation. This is the very important function. Okay, desiccation से prevent करता है, shock absorber होता है, न्यूट्रिएंट का सप्लाई जो होता है वो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. ओके, ये CSF के फंक्शंस होते हैं. Okay, 17th question. The supporting and nutritive cells found in the brain are microglia, astrocytes,
एपेंडाइमल सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब आपको ये सारे सेल्स पता है, तो ऑप्शन इज एपेंडाइमल सेल्स बिकॉज दिस सेल्स प्रोड्यूस CSF। ओके, CSF के प्रोडक्शन का काम ये एपेंडाइमल सेल्स करते हैं, इसलिए वो जो होते हैं वो न्यूट्रिटिव सेल्स होते हैं। ओके, corpus callosum is found in the brain of frog, pigeon, elephant and crocodile. ऑप्शन इज सी, एलिफेंट। ओके, अब ये क्यों होता है ये आप सर्च करें, ठीक है, क्यों एलिफेंट के ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है। ओके, ऐसे जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सीयूटी में। ओके, which part of brain controls the intellectual ability? frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe and occipital lobe। हर एक का कुछ तो फंक्शन है, तो आंसर इज फ्रंटल लोब। ओके, ये जो फ्रंटल लोब होता है वो क्या करता है, वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज जो होते हैं वो कंट्रोल करता है। अब देखो हम चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बोलेंगे। देखो क्या होता है कि इन ब्रेन देयर आर सम स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट। ओके, कैसे होता है देखो, सल्सा है। ओके, मेनली सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस एंड पेरिएटो ऑसिपिटल सल्कस। आया समझ में। अब ये सल्सा क्या होता है, ब्रेन्स में एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस होते हैं। ओके, मतलब कुछ पार्ट जो होता है वो ऐसे ऊपर आता है, तो कुछ जो होता है वो ऐसे नीचे होता है, तो उसे क्या कहेंगे आप, उसे आप कहेंगे एलिवेशंस एंड डिप्रेशंस। इन साइंटिफिक लैंग्वेज दीज आर कॉल्ड एज गायरा एंड सल्सा। ओके, तो देखिए क्या बात होती है कि ये जो सल्सा है ना, तो उनको 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। ओके, और दिस सल्साe divide each cerebral hemisphere into 4 lobes. Because of this sulci, your cerebral hemisphere divide into 4 lobes, that is frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe and temporal lobe. Okay, these are these lobes. Okay, देखो the frontal and parietal lobes are separated by central sulcus. Okay, the parietal and temporal lobes are separated by lateral sulcus, while parieto-occipital sulcus separate parietal lobe from occipital lobe. ओके, अब देखो हर एक का एक फंक्शन है। द एसोसिएशन एरिया मतलब कौन सा, ये फ्रंटल लोब का, इट इज द रिलेटेड विद इंटेलिजेंस, मेमोरी, जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एक्सेट्रा। ओके, एंड दिस इज फाउंड ऑन द फ्रंटल लोब। Okay, Broca's area is motor speech area and translate thoughts into speech and controls movement of tongue, lips and vocal cords. आया समझ में। Parietal lobe क्या होता है देखो, sensation of temperature, touch, pressure and pain. Okay, and this is the function of parietal lobe. Okay, then occipital lobe carries sensory visual area concerned with sense of vision and association of visual area for perception, analysis and storing information obtained by sight. आया समझ में। तो ये सबका फंक्शन होता है। ये मैंने कहा मतलब ये पूरा का पूरा मैंने आपके बुक से ही आपको बताया है, आपकी रिवीजन होगी। नेक्स्ट, which of the following structure is a part of diencephalon? Basal ganglia, olfactory bulb, hypothalamus and cerebral cortex. ओके, अब ये डायनसेफ्लॉन वगैरह ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये आप एक बार ध्यान में रखिए। अब ये डायनसेफ्लॉन का भी साइंटिफिक नाम अलग है। ओके, इसका साइंटिफिक नाम क्या है, थैलेनसेफ्लॉन। ओके, तो डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट है, ये फोरब्रेन का पार्ट है। ओके, तो स्ट्रक्चर मैंने आपको बोला कि कौन से स्ट्रक्चर, मतलब आपको 4 का सेट होगा, 3 जो स्ट्रक्चर्स होंगे वो एक पार्ट के होंगे और एक अलग पार्ट का होगा। तो आपको ये समझना है कि कौन सा पार्ट जो है वो कौन से पार्ट का है, कौन से एरिया में आता है ब्रेन के। तो ये जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये एग्जैक्टली डायनसेफ्लॉन का पार्ट है। और ये बेसल गैंग्लिया, ऑल्फैक्टरी बल्ब, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन के पार्ट है। ओके, ध्यान में रखिए ये बात। एक बार आपसे क्या करेंगे, लिस्ट लेके बैठिए। ओके, और डायरेक्टली 3 कॉलम कीजिए,
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, उनके साइंटिफिक नेम भी दे दीजिए। जैसे फोर ब्रेन को कहते हैं फोरेंसेफ्लॉन, मिड ब्रेन को कहते हैं मिसेंसेफ्लॉन, हिंड ब्रेन को कहते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन। ओके, तो ये आप नाम लिखिए उन पे, और पार्ट्स जो है वो लिखिए, ठीक है, और आते जाते उनको पढ़ते रहिए, ये आपको समझ में आ जाएगा फिर। ओके, इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन corpora quadrigemia is located? Again same question. ओके, आपको फिर से पार्ट्स पता होने चाहिए। तो ये सिर्फ मेमोरी का पार्ट है, इसमें कुछ लॉजिक तो है नहीं। डाइनसेफ्लॉन, मेसेंसेफ्लॉन, प्रोसेंसेफ्लॉन एंड रोमेंसेफ्लॉन। सो आंसर इज बी, मेसेंसेफ्लॉन, दैट इज मिड ब्रेन। ओके ओके, occipital lobe is connected with स्मेल, विजन, स्पीच, सेंसरी एरिया। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको वो छोड़नी ही नहीं है। मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन में अगर मार्क जाए तो समझ सकते हैं, पर इतने इतने सिंपल क्वेश्चन में, मतलब ऑसिपिटल लोब ये सामने दिखाई दे रहा है कि इसका आंसर क्या है। ओके, तो आपको बिल्कुल भी इनको जाने नहीं देना है। ओके, ऑल्फैक्टरी मतलब वो स्मेल से रिलेटेड होता है, ऑसिपिटल वो विजन से रिलेटेड होता है। आए समझ में? स्पीच का नाम अभी मुझे याद नहीं है, पर ये आपको ना ऐसे उसके जो ग्रीक नेम से जो स्टार्ट होते हैं ना, थोड़ा बहुत ग्रीक हमें समझना चाहिए कि इसको एग्जैक्टली कहते क्या है। आए समझ में? चलो, 23rd क्वेश्चन। वोमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड इन दी, ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, स्टमक एंड सम टाइम्स इन duodenum, gastrointestinal tract, medulla oblongata, and hypothalamus. So what is the answer? Answer is medulla oblongata. It is the most important part of your brain. Means I cannot say that this is less important, this is more important, but medulla oblongata is very much important part in your brain. Okay, you say that is your large brain and small brain. So your small brain is nothing but the medulla oblongata. Okay, which is located near to your neck. Okay, backside neck of the means backside of your neck. Okay, medulla oblongata. सो ये जो वोमिटिंग सेंटर जो होता है ना, वो अगर आपने ये आयुर्वेदिक पंचकर्म वगैरह कभी किए हैं, तो उसमें एक प्रोसेस होती है वमन नाम की। तो आपने किया है कभी मुझे पता नहीं, पर जब वो वमन करते हैं ना, तब ऐसे 2-3 लोग हमारे आसपास रहते हैं, और एक हमारा स्टमक पकड़ के रखता है, एक हमारा ऐसे अपना जो फोरब्रेन होता है, फोरब्रेन नहीं फोरहेड तो फोरहेड पकड़ पकड़ के रखता है, और एक आदमी होता है कोई तो वहां का हेल्पर, वो हमारी नेक ऐसे बैक से पकड़ के रखता है प्रेशर डाल के, क्योंकि वो जो वोमिटिंग सेंटर है ना वो वहां पे होता है, और उस पे बहुत ही ज्यादा प्रेशर आ जाता है। ओके, और शॉक लगता है, अगर वो वैसे नहीं ना पकड़ा तो आप वहां पे ही गिर जाओगे। ओके, तो ये 3-4 लोग हमें ऐसे पकड़ के रखते हैं, और वो जो वोमिटिंग होता है ना वो इजी हो जाता है। पहले से ही वो हमें मेडिसिन देते हैं उसके लिए, पर आपकी जो बॉडी होती है ना वो शॉक एब्जॉर्ब करती है उस टाइम, और शॉक एक्सपीरियंस करती है। तो ये जो 3-4 पार्ट्स है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को बहुत ही ज्यादा वोमिटिंग हो रही है ना आपके घर पे भी, तो ये आप ध्यान में रखिए कि आपका जो फोर हेड है ना, वो दोनों साइड से पैक पकड़ के रखना है। आपका पेट जो है ना उसका उसको सपोर्ट देना है सामने, और आपका जो ये मिड ब्रेन में मेडुला ऑब्लांजाटा का जो पार्ट होता है ना, वो कहाँ होता है? आपका हेड और आपकी जो नेक होती है बैक साइड से, उसका वो एरिया होता है, तो वहां पे आपको अच्छे से पकड़ के रखना है। और आपके जो दोनों फिंगर्स होने चाहिए ना, वो आपके कान के पास होने चाहिए। ओके, तो ऐसे आपको वो पकड़ के रखना है। तो उस आदमी को जिसे बहुत वोमिटिंग हो रहा है, उसको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा। आप ये एक्सपीरियंस करिए, ठीक है, क्योंकि वो सेंटर वहां पे होता है। चलो नेक्स्ट, which part of human brain is concerned with the regulation of body temperature? अभी अभी बोला है हमने। ओके, फिर भी ऑप्शंस देखेंगे। मेडुला ओब्लांजाटा, हाइपोथैलेमस, सेरेब्रम एंड सेरेबेलम। अब देखो, ये सेरेब्रम एंड सेरेबेलम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, दीज आर वेरी मच डिफरेंट पार्ट्स। ओके,
तो ये कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसके बारे में. Okay, answer is B, hypothalamus, because these are all the parts of lobes and etc. These are all the parts of hypothalamus. So answer is B. Last question for today's session is, hypothalamus of brain is not involved in these functions: sleep wake cycle, temperature control, osmoregulation and thirst, and accuracy of muscular movement. So option is G, accuracy of muscular movement. This is altogether different part, but all these are the, that is sleep wake cycle and temperature control. Means जब आप 4 महीनों के लिए रात को 10 बजे सोते हो और सुबह 5 बजे उठते हो 4 महीनों के लिए विदाउट एनी चेंज, तो आपके दिमाग में ये साइकिल फिक्स होती है. सो विच पार्ट इज इन्वॉल्व इन दैट फंक्शन? इट इज नथिंग बट हाइपोथैलेमस. टेम्परेचर कंट्रोल. ओके, आपको पैथोजन का इन्फेक्शन हुआ है, सर्दी हुई है आपको फॉर एग्जांपल, और सीवियर सर्दी हुई है, तो पैथोजन ने इंटर किया ना बॉडी में, तो अपनी बॉडी क्या करती है? टेम्परेचर बढ़ा देती है ताकि वो किल हो जाए. तो ये कौन डिसाइड करता है? हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है. ऑस्मो रेगुलेशन एंड थर्स्ट, आपको पानी पीना है, ये आपका जो फीलिंग होता है वो कौन जनरेट करता है? हाइपोथैलेमस जनरेट करता है. आया समझ में? तो ये सारे जो पार्ट्स है, ये these are the functions of hypothalamus. Okay, so we'll stop today because this is the very much large or big chapter. Okay, तो हम क्या करेंगे, बाकी के जो पार्ट्स है हमारे, मतलब 25 to 50 क्वेश्चंस विल सी इन दी नेक्स्ट सेशन. तब तक आप क्या करेंगे, आप इन आप इन क्वेश्चंस पे सोचिए जरा, और जितने पार्ट्स और जितने क्या कहेंगे हम टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं, उन पे अगर कोई आपको डाउट है, क्वेश्चन है, तो मुझे आप पूछेंगे संडे के लेक्चर में. ओके, very soon I'll post the next video too. Thank you and all the best.